आप सभी लोगों का रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हमें बात करनी है वाष्पन की, क्योंकि राउल्ट का नियम पढ़ने के लिए राउल्ट का नियम पढ़ने के लिए हमें जब राउल्ट का नियम तो तब समझ में आएगा जब हमें क्या पता होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पता होगा। अब राउल्ट के नियम के लिए क्या जरूरी है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। लेकिन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? वाष्प दाब में अवनमन। अब वाष्प दाब में अवनमन समझने के लिए बच्चों हमें वाष्प दाब को समझना पड़ेगा, और वाष्प दाब समझने के लिए हम लोगों को वाष्पन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाष्पन की, कि वाष्पन क्या होता है। आइए चलिए बच्चों, वाष्पन को थोड़ा सा हम देखते हैं। वाष्पन को देखिए, वाष्पन क्या है? जैसा कि आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि द्रव के अणुओं का वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भाई पढ़ा होगा ना। वाष्पन क्या होता है? द्रव के अणुओं का वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। ये बच्चे ये समझना है कि द्रव के अणु वाष्प अवस्था में क्यों परिवर्तित होते हैं, इसको आपको समझना है। क्योंकि आप लोग अब क्लास 6, 7, 8 के नहीं, अब आप लोग स्टैंडर्ड लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल में 10+2 लेवल में पढ़ रहे हो। तो 10+2 लेवल में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई द्रव के अणु हैं तो वाष्प अवस्था में क्यों परिवर्तित होंगे। आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हो, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने कोई पात्र है। क्या है? ये कोई पात्र है और इस पात्र में गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। तो आप ये बताइए, क्या गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर स्थिर रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते हैं। भाई एक गुब्बारे में आप गैस भरिए और जरा सा उसमें कहीं सुराख हो जाए तो सारे मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो गैस के अणु हैं वो कभी स्थिर अवस्था में नहीं रहते। तो यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिए, इसके अंदर गैस भरी है, तो क्या गैस के अणु स्थिर अवस्था में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। गैस के अणु अनियंत्रित दिशाओं में, सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। ये तो हम लोग क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते आए कि भाई ठोस के अणु पास पास होते हैं, गैस द्रव के अणु दूर दूर होते हैं और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। और किस अवस्था में होते हैं? गैस के अणु गतिशील अवस्था में होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। मतलब ये गति करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? गति करते रहेंगे। गतिशील अवस्था में होने के कारण इधर उधर गति करते रहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो जिस प्रकार से बच्चों गैस के अणु अनियंत्रित दिशाओं में गति करते हैं, ठीक उसी प्रकार से शुद्ध विलायक के अणु भी, शुद्ध विलायक के अणु, फिर से एक बार समझो, जिस प्रकार से गैस के अणु सदैव अनियंत्रित दिशाओं में गति करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से शुद्ध विलायक के अणु भी अनियंत्रित दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो जिस प्रकार से गैस के अणु अनियंत्रित दिशाओं में गति करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से शुद्ध विलायक के अणु भी अनियंत्रित दिशाओं में गति करते रहते हैं। अच्छा, इनकी अनियंत्रित गति के कारण इनमें आपस में क्या होती है? टक्करें होती। भाई ये इधर से जा रहा मॉलिक्यूल्स, ये इधर से आ रहा, धड़ाम से टक्कर हो गई। ये इधर जा रहा है, वो उधर से आएगा, ऐसे धड़ाम से टक्कर। तो इनमें क्या होती है? आपस में खूब टक्करें होती है। और टक्करें होने से क्या होता है? टक्करें होने से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। भाई आपस में जब टक्करें होंगी तो टक्करों से क्या होगा? इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है, वह अणु इस द्रव के पृष्ठ को छोड़कर बाहर वायुमंडल में चले जाते हैं। फिर समझ लीजिए भाई, हम जानते हैं कि द्रव के अणु भी गतिशील अवस्था में होते हैं। गतिशील अवस्था में होंगे तो ये भी गैस के समान अनियंत्रित दिशाओं में गति करेंगे। अनियंत्रित दिशाओं में गति करने के कारण इनमें आपस में टक्करें होती हैं और टक्करें होने से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा? जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है, वे अणु द्रव के पृष्ठ को छोड़कर बाहर वायुमंडल में चले जाते हैं। क्या है प्रक्रिया? वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती? वाष्पन कहलाती है। बच्चों यहाँ से जो सबसे पहले वाष्पित होते हैं वो कौन से होते हैं? जो इस पृष्ठ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं। द्रव के पृष्ठ पर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वाष्पन उतना ही ज्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल है, जैसे 1 लीटर पानी को आप एक डोलची में भर लीजिए। 1 लीटर पानी को एक डोलची में भर लीजिए और उसी 1 लीटर पानी को एक घर में जो तसला हो उसमें डाल दीजिए या थाली में डाल दीजिए। आप देखोगे कि थाली वाले पानी से वाष्पन ज्यादा होगा और डोलची वाले पानी से वाष्पन कम होगा। क्यों? क्योंकि
खाली वाले पानी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, और डोलची वाले पानी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा यानी पृष्ठ पर अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी वाष्पन उतना ही ज्यादा होगा, और पृष्ठ पर अणुओं की संख्या जितनी कम होगी वाष्पन उतना ही कम होगा। तो बच्चों यहाँ याद रखना, वाष्पन प्रक्रिया जो होती है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अणुओं की संख्या ज्यादा, वाष्पन ज्यादा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अणुओं की संख्या कम, वाष्पन कम। ये हो गया वाष्पन। उम्मीद करते हैं वाष्पन समझ में आया होगा। अब वाष्पन के बाद में अब हमको समझना है सेकंड पॉइंट, वाष्प दाब। क्या समझना है, वाष्प दाब। तो बच्चों एक चीज जरा समझो, न्यूटन के तृतीय नियम को समझो, हर एक क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है, हर एक क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है। वाष्पन में क्या हो रहा है, द्रव का जो अणु है वह द्रव के पृष्ठ को छोड़कर बाहर जा रहा है, द्रव के पृष्ठ को छोड़कर कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो जब जिस समय ये द्रव के पृष्ठ को छोड़कर बाहर जाता है उस समय इस पर एक दाब लगाया जाता है। क्रिया के विपरीत प्रक्रिया, याद करो न्यूटन की क्रिया के विपरीत प्रक्रिया। भाई इसको यहाँ से यहाँ निकलना है तो निकलने के पहले यहाँ पर एक दाब लगाया जाता है। समझो, द्रव के अणुओं द्वारा वाष्पन प्रक्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। वाष्पन क्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। वाष्पन प्रक्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। बच्चों इसको लिख लिया है, आप जरा देख लीजिए, इसको ये लिखा है, वाष्पन क्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब कहते हैं। वाष्पन प्रक्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो वाष्पन क्रिया में द्रव के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो बच्चों वाष्प दाब भी कंप्लीट हो गया, हमारा वाष्पन कंप्लीट हो गया, वाष्प दाब कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम बात करेंगे वाष्प दाब में अवनमन की। किसकी बात करेंगे, वाष्प दाब में अवनमन की। आइए चलिए वाष्प दाब में अवनमन देखते हैं। बच्चों वाष्प दाब में अवनमन देख लीजिए, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन। आइए वाष्प दाब में अवनमन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन। हाँ ये है आपका वाष्प दाब में अवनमन, यही समझाना है आपको। देखिए जैसे आपके सामने ये कोई पात्र दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए ये कोई पात्र है, इस पात्र में मैंने पहले शुद्ध जल ले लिया। क्या लिया बच्चों, शुद्ध जल। क्या लिया, शुद्ध जल। तो यहाँ पर इस पात्र में मैंने शुद्ध जल ले लिया। तो आप देखोगे कि इस पात्र के पृष्ठ पर सारे मॉलिक्यूल्स काहे के होंगे, जल के होंगे। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स काहे के होंगे, जल के होंगे। बच्चों इसमें हमने क्या किया, एक शुद्ध विलायक ले लिया, या शुद्ध विलायक ले लो या शुद्ध जल ले लो। तो यहाँ पर केवल और केवल जब शुद्ध जल लिया है तो शुद्ध जल के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, और पृष्ठ पर भी शुद्ध जल के मॉलिक्यूल्स होंगे। शुद्ध जल के मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनका वाष्पन होगा। भाई जितने ज्यादा अणु, मैंने बताया ना, पृष्ठ पर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वाष्पशील द्रव के उतना ही ज्यादा वाष्पन होगा। तो यहाँ सारे मॉलिक्यूल्स जल के हैं, सारे मॉलिक्यूल्स वाष्पित होंगे, वाष्पन ज्यादा होगा। और शुद्ध जल के वाष्पन से, देखिए शुद्ध जल जब वाष्पित होगा तो इस पर जो दाब लगेगा उसे हम शुद्ध जल का वाष्प दाब कहेंगे। क्या कहेंगे, शुद्ध जल का वाष्प दाब। तो बच्चों जब यहाँ पर केवल और केवल जल के मॉलिक्यूल, समस्त मॉलिक्यूल्स वाष्पित होंगे तो उतना ही ज्यादा इस पर दाब लगेगा। तो शुद्ध जल के वाष्प दाब को हम P0 से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों पहले इसमें शुद्ध जल भरा, वाष्पन हुआ, वाष्पन से जो दाब लगा उसे हमने शुद्ध जल का वाष्प दाब कहा, और P0 से इसको हमने डिनोट किया। किससे डिनोट किया, P0 से। किसे, P0 से। इसके बाद में क्या कर रहे हैं, इसके बाद में इसी पात्र में हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हैं। मतलब देखिए द्रव आपका कैसा था, वाष्पशील था। द्रव कैसा था, वाष्पशील। भाई जल क्या है, वाष्पशील। और इसमें जो मिला रहे हैं हम, वो क्या मिला रहे हैं, इसमें जो मिला रहे हैं वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। मतलब ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होता। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें डाल रहे हैं। जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालेंगे
तो क्या होगा भाई, विलेय है तो विलायक में मिलेगा, भाई विलेय पदार्थ है तो विलायक में मिलेगा, और जब विलायक में मिलेगा तो क्या होगा, पृष्ठ पर भी आएगा। तो पृष्ठ पर देखिए, एक ये शुद्ध जल का है, फिर ये विलेय का है, फिर शुद्ध जल का है, फिर विलेय का, फिर शुद्ध जल का, 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 फिर विलेय का। इस प्रकार से एकांतर क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो होगा क्या, अब पहले की तुलना में शुद्ध विलायक की तुलना में अब पृष्ठ पर शुद्ध विलायक के या वाष्पशील द्रव के अणुओं की संख्या घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी। पहले सारे मालिकों काहे के थे, शुद्ध विलायक के थे, वाष्पशील द्रव के थे। अब क्या है, वाष्पशील द्रव के साथ साथ क्या आ गया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ आ गया। तो यहाँ पर वाष्पशील द्रव के साथ साथ क्या आ गया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ आ गया। तो अब वाष्पशील पदार्थ के अणुओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई, घट गई। तो वाष्पशील अणुओं की संख्या घट गई। वाष्पशील अणुओं की संख्या घट जाने से वाष्पन भी कम हो गया, पहले की तुलना में वाष्पन कम हो गया। और बच्चों जब वाष्पन कम हो जाएगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों ये पहले शुद्ध विलायक था, तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आया, फिर इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया। जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो अवाष्पशील विलेय मिला देने पर क्या होता है, अवाष्पशील विलेय मिला देने पर विलयन प्राप्त होता है, और विलयन में वाष्पन कम हो जाता है। वाष्पन कम हो जाएगा तो उसका वाष्प दाब भी कम आएगा। तो विलयन के वाष्प दाब को हमने PS से प्रदर्शित किया, और यहाँ पर लिख दिया है कि PS का मान यानी विलयन का वाष्प दाब किससे कम है, P0 यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो आइए चलिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखने वाला जरा देख लीजिए। देखिए ये लिखा है आपके सामने, वाष्प दाब में अनुमान लिखा है इसमें, जब किसी शुद्ध विलायक में, पहले इसमें शुद्ध विलायक था, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, इससे जो प्राप्त होता है विलयन, उसका वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है, सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम आता है। वाष्प दाब में हुई इस कमी को, वाष्प दाब में जो कमी होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में हुई इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। बच्चों इसके बाद में देखिए जरा, हमने लिखा है ये, माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, कोई शुद्ध विलायक है जिसका वाष्प दाब P0 तथा उसके विलयन का वाष्प दाब PS है, तो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन ज्यादा वाले से कम वाले घटा, तो ज्यादा कौन है P0, कम कौन है PS, तो P0 माइनस PS ये हो गया। तो ये हो गया हमारा वाष्प दाब में अवनमन। समझ में आया, वाष्प दाब में अवनमन समझ में आ गया ना। हम लोगों ने वाष्पन सीख लिया, वाष्प दाब सीख लिया, वाष्प दाब में अवनमन सीख लिया। अब बचा क्या, अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बचा। तो चलिए आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, ये देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन यह है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस PS अपॉन P0। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0। ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब बच्चों इसको सीखने के बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव पर आते हैं। नेक्स्ट पड़ाव हमारा है क्या है बच्चों, राउल्ट का नियम, क्योंकि वही तो सीखना था, उसी के लिए तो हम लोगों ने इतना सब सीखी। हाँ तो बच्चों बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, राउल्ट का नियम। क्या स्टार्ट करते हैं, राउल्ट का नियम।
आइए चलिए राउल्ट का नियम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वाष्प दाब और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्पन और वाष्प दाब में अवनमन, इन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब बच्चों हम लोगों को सीखना है राउल्ट का नियम। क्या सीखना है? राउल्ट का नियम। क्या सीखना है बच्चों? राउल्ट का नियम। आइए चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के राउल्ट का नियम क्या है। बच्चों ध्यान समझो, राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट ने जो अपना नियम दिया है, क्या दिया है? राउल्ट ने जो अपना नियम दिया है, इसको जरा ध्यान से समझो। इन्होंने क्या नियम दिया है जरा ध्यान समझना। देखो राउल्ट ने क्या बताया है। राउल्ट का जो नियम है, इन्होंने सबसे पहले अपना नियम दिया था दो वाष्पशील द्रवों के लिए। किसके लिए दिया था? दो वाष्पशील द्रवों के लिए। किसके लिए दिया है बच्चों राउल्ट का नियम? किसके लिए है? सबसे पहले है बच्चों दो वाष्पशील द्रवों के लिए। किसके लिए है बच्चों? दो वाष्पशील द्रवों के लिए। दो वाष्पशील द्रवों के लिए इन्होंने क्या किया? दो वाष्पशील द्रव लिए, दो अलग अलग वाष्पशील द्रव लिए। जैसे इस पात्र में आप देख रहे हो, इस पात्र में क्या है? वाष्पशील द्रव ए है। इसमें क्या है? वाष्पशील द्रव ए है। वाष्पशील द्रव ए है। इस वाले में क्या है? वाष्पशील द्रव बी है। वाष्पशील द्रव बी है। इस वाले पात्र में वाष्पशील द्रव ए है और इस वाले में वाष्पशील द्रव बी है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारा द्रव वाष्पशील है, कैसा है? वाष्पशील। अगर हमारा द्रव वाष्पशील है तो वाष्पन होगा, तो भैया यहाँ पर वाष्पन होगा। अब अगर वाष्पन होगा तो वाष्प दाब भी लगेगा। तो यहाँ पर जब हमने शुद्ध द्रव ए लिया था, वाष्पशील द्रव ए लिया था, तो इसका वाष्पन होगा। और जब वाष्पन होगा तो बदले में यहाँ पर एक वाष्पन होगा तो वाष्प दाब भी लगेगा। तो चूंकि इसमें शुद्ध द्रव ए लिया है, तो यहाँ पर जो दाब होगा वो होगा द्रव ए का वाष्प दाब, और इसको हम पी नॉट ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी नॉट ए से डिनोट करते हैं। चूंकि ए लिक्विड है और चूंकि शुद्ध अवस्था में, इसलिए पी नॉट है। तो ये बच्चों क्या था? इसमें हमने शुद्ध द्रव ए लिया था, इसका वाष्पन हुआ, वाष्पन से जो दाब लगा उसको हमने पी नॉट ए से डिनोट किया। यहाँ समझो, यहाँ पर क्या है? द्रव बी है। क्या है? द्रव बी है। द्रव बी है तो इसका भी वाष्पन होगा, और जब वाष्पन होगा तो इस पर एक दाब लगेगा। भाई यहाँ भी क्या होगा? वाष्पन होगा, और वाष्पन होगा तो वाष्प दाब लगेगा। तो यहाँ का जो वाष्प दाब है वो कितना है? पी नॉट बी। क्या है? पी नॉट बी। अब बच्चों यहाँ पर शुद्ध द्रव ए था, उसका वाष्प दाब पी नॉट है। यहाँ पर शुद्ध द्रव बी था, उसका वाष्प दाब पी नॉट बी। अब इसके बाद में इन दोनों द्रवों को हम एक साथ इसमें मिला देते। मिला दिया। मिलाने पर क्या होगा? मिलाने पर देखो क्या होगा। हो सकता है ये वाला द्रव इस वाले द्रव से अट्रैक्शन रखता हो सकता है भाई ये वाला द्रव इस वाले द्रव को अट्रैक्ट करता हो, या फिर हो सकता है ये वाला द्रव इस वाले द्रव को रिपल करता हो, प्रतिकर्षित करता हो सकता है इन दोनों के बीच में आकर्षण हो, या हो सकता है इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इनको इसमें डालेंगे, समझो जरा, जब हम इन दोनों को एक साथ तीसरे पात्र में डालते हैं, तो अगर इनके बीच में आकर्षण है, क्या है? अगर इनके बीच में आकर्षण है तो एक का मालिक्यूल दूसरे के मालिक्यूल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो वाष्पन की दर पहले की तुलना में घट जाएगी। क्या होगा? वाष्पन की दर पहले की तुलना में घट जाएगी, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण लगने लगा तो आकर्षण के कारण वाष्पन की दर घट जाएगी। तो पहले जितना वाष्पित होता था द्रव ए, क्या यहाँ पर उतना वाष्पित हो पाएगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है दूसरा मालिक्यूल। इसी प्रकार से पहले जितना बी वाष्पित होता था, क्या अब उतना वाष्पित हो पाएगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ए अट्रैक्ट कर लेगा। तो कहने का मतलब है ए और बी के बीच में जब अट्रैक्शन लगने लगता है तो इनके वाष्पन की दर घट जाती है। अट्रैक्शन में वाष्पन की दर घट जाएगी, और जब घट जाएगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा? वाष्प दाब भी घट जाएगा। क्या होगा? वाष्प दाब भी इनका घट जाएगा।
इतनी बात समझ में आई। तो पहले के इतना तो वाष्प दाब रहेगा नहीं। अब जो होगा ए का वो P डैश ए होगा। क्या होगा? P डैश ए, ये आंशिक वाष्प दाब हो गया। और इसका जो दाब रहेगा वो P डैश बी रहेगा। पहले कितना नहीं रहेगा, उससे कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में दूसरी बात अगर बात कर ले, हो सकता है इनके बीच में प्रतिकर्षण हो। जब प्रतिकर्षण होगा तो एक मालिक्यूल उस दूसरे को बिल्कुल लाइक नहीं करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो जब प्रतिकर्षित करेगा तो वाष्पन की दर पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। तो भी इसका जो, जब वाष्पन की दर बढ़ जाएगी तो जो वाष्प दाब है वो उससे ज्यादा आ जाएगा। तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी तो ये P डैश ए जो है वो P नॉट ए के इक्वल नहीं होगा। ऐसे P डैश बी है वो भी उसको, मतलब जब इसमें क्या है, प्रतिकर्षण है, तो वाष्पन की दर इसकी भी बढ़ जाएगी तो ये भी P डैश बी जो है P नॉट बी के इक्वल नहीं होगा। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि अगर दो वाष्पशील द्रवों को हम मिलाते हैं तो मिलाने पर उनके बीच में या तो आकर्षण लगता है या फिर उनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है। और अगर आकर्षण लगेगा तो उनका जो वाष्प दाब है वो शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से अलग होगा। और अगर प्रतिकर्षण लगता है तो भी उनके बीच क्या होगा, जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से कैसा होगा, अलग होगा। तो यही राउल्ट ने बताया कि जब दो वाष्पशील द्रवों को मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या होता है, उनका जो दाब होता है वो शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से डिफर होता है, अलग होता है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर ए का वाष्प दाब कितना है, P डैश ए, और बी का वाष्प दाब कितना है, P डैश बी। अब अगर हम इस टोटल मिक्सचर, ये जो टोटल मिश्रण है, अगर हम इसका वाष्प दाब निकालें तो वो राउल्ट ने बताया कि इस विलयन का या इस टोटल मिक्सचर का जो वाष्प दाब होगा वो इनके अलग अलग आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। फिर समझ लीजिए, इस मिश्रण का कुल वाष्प दाब इनके अलग अलग आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। आइए चलिए राउल्ट के नियम की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या बताया देखिए जरा, दो या दो से अधिक, यहाँ आपके सामने हमने दो लिए थे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों, कौन से द्रव हैं, वाष्पशील द्रवों से मिलकर बने विलयन का, दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों से मिलकर बने विलयन का कुल वाष्प दाब, मिलकर बने विलयन का कुल वाष्प दाब उनके अलग अलग आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने विलयन का कुल वाष्प दाब उनके अलग अलग आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो PT बराबर, यहाँ पर फिलहाल आपके दो हैं तो हमने PT बराबर लिख दिया P डैश ए प्लस P डैश बी। क्या हो गया, P डैश ए प्लस P डैश बी। इतना समझ में आ गया होगा। अब बात आती है आंशिक दाब कैसे ज्ञात करें। भाई आंशिक दाब पता हो जाए तो हमें मिश्रण का कुल दाब निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका हमें क्या करना है, उनको जोड़ देना है केवल। लेकिन आंशिक वाष्प दाब कैसे निकालेंगे तो आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए इन्होंने अपना सेकंड स्टेटमेंट दिया। इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया, आइए बच्चों देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक दाब, किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब, इसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा विलयन में इसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। भाई देखो, शुद्ध, इसका आंशिक दाब किस पर निर्भर करेगा, शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब, किस पर, शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब, तथा इसको इसमें मिलाया गया तो विलयन में इसका मोल प्रभाज कितना है उसके गुणनफल के बराबर। इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों के मोल मिलेंगे, मोल मिले होंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ मोल प्रभाज होगा, ए का भी और बी का भी मोल प्रभाज होगा। तो इसका ए का मोल प्रभाज और ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है इसका आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब। ऐसे बी का आंशिक दाब किसके इक्वल होगा, शुद्ध अवस्था में बी के वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर।
देख लीजिए वही लिखा है, किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही चीज आगे लिख दी गई है। देखिए आंशिक दाब P डैश A बराबर P नॉट A इंटू एक्स ए, ऐसे P डैश B बराबर क्या हो गया P नॉट B इंटू एक्स बी। अच्छा अभी आपने फार्मूला कहा था PT बराबर P डैश A प्लस P डैश B, तो P डैश A की वैल्यू आपको पता चल गई P नॉट A इंटू एक्स ए, और P डैश B की वैल्यू है P नॉट B इंटू एक्स बी। तो यही राउल्ट का नियम, दो वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम ये रहा। दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण के लिए राउल्ट का नियम ये रहा कि PT बराबर P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, यही राउल्ट का नियम है। दो वाष्पशील द्रवों के लिए PT इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसके बाद में अगर हम बात करें कि अगर इनमें दोनों द्रवों में एक को वाष्पशील द्रव रखें जबकि दूसरा अवाष्पशील ठोस रखें, जरा ध्यान समझो, एक को वाष्पशील द्रव ही रहने दीजिए, मतलब दो आपने लिए थे उनमें से एक को वाष्पशील द्रव बना रहने दीजिए, लेकिन जो दूसरा उसमें ले रहे हो वो वाष्पशील द्रव न लेकर अवाष्पशील ठोस ले लो, तब राउल्ट का नियम क्या है आइए चलिए उसमें देख लेते हैं। देखिए आगे देखिए इसके, देखिए आगे देखिए एक पदार्थ अवाष्पशील विलय हो यदि क्या हो, यदि एक पदार्थ अवाष्पशील विलय हो तथा दूसरा पदार्थ वाष्पशील विलायक हो। समझो जरा, एक हमने अवाष्पशील पदार्थ ले लिया, एक अवाष्पशील विलय हो तथा दूसरा वाष्पशील विलायक हो, तो क्या होगा अगर एक कैसा हो, एक अवाष्पशील विलय हो और दूसरा वाष्पशील विलायक हो, तो क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमने क्या लिखा, माना ए, भाई दो थे ए और बी, दो हमने लिए थे ए और बी, तो उनमें से ए को हम क्या माने ले रहे हैं अवाष्पशील और बी को क्या माने ले रहे हैं वाष्पशील। तो माना ए एक अवाष्पशील विलय पदार्थ है, मान लिया हमने ए क्या है एक अवाष्पशील विलय पदार्थ, तो बी क्या हो गया वाष्पशील विलायक हो गया। तो अगर ये अवाष्पशील है तो फिर इसका वाष्पन ही नहीं होगा। भाई अगर अवाष्पशील है तो वाष्पन कहाँ से होगा, वाष्पन नहीं होगा। तो अगर ये अवाष्पशील है, कैसा है बच्चों, अगर यदि ये अवाष्पशील है, कैसा है अवाष्पशील है, तो इसका वाष्पन नहीं होगा। अगर वाष्पन नहीं होगा तो वाष्प दाब भी नहीं होगा, तो वाष्प दाब कितना हो जाएगा इसका जीरो, कितना हो जाएगा जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो P डैश भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका गुणा होगा इसमें। तो बच्चों जरा ध्यान देना, तो अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, PT इज इक्वल टू P नॉट A PT इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। अब P नॉट A बराबर जीरो मान रहे हो तो ये पूरा हो जाएगा जीरो, तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट B इंटू एक्स बी, यही तो हो जाएगा P नॉट B इंटू एक्स बी। बच्चों मोल प्रभाज में हमने आपको पढ़ाया था कि XA प्लस XB बराबर 1, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, याद आया, मूल प्रभाज में ये चीज पढ़ा चुके हैं। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से XB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स से उठाकर यहाँ पर XB की पोजीशन पर आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो PT इज इक्वल टू P नॉट B और XB के स्थान पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। आइए बच्चों इसके बाद में क्या कर रहे हैं, इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो PT ऐसे रहा, इसका एक में मल्टीप्लाई हुआ तो P नॉट B, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट B इंटू एक्स में। अब इसके बाद में हम निगेटिव वाले को इधर ले आएंगे और पॉजिटिव वाले को इधर ले जाएंगे, तो ये इधर आ जाएगा तो P नॉट B इंटू एक्स बी, और ये P नॉट B तो ऐसे था, ये इधर चला गया तो PT हो गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब एक बात बताओ, T या B इनका प्रयोग हम तब कर रहे थे जब दो अलग अलग वाष्पशील थे। भाई अलग अलग वाष्पशील द्रव थे, उनको मिलाया तो मिक्सचर हो गया, क्या हो गया, दो अलग अलग वाष्पशील थे पदार्थ, उनको मिलाया तो मिश्रण हो गया।
तो टोटल मिश्रण का निकाल लेते हैं। इस बार क्या है, दो अलग अलग नहीं, एक तो वाष्पशील विलायक है और दूसरा अवाष्पशील विलेय, और विलेय को विलायक में मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो क्या मिश्रण रहेगा, नहीं विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो पीटी लिखने की अब जरूरत नहीं है, पीटी के स्थान पर पीएस लिखो, क्योंकि अब टोटल मिक्सचर नहीं है, अब सोल्यूशन है, क्या है, विलयन है। तो अब हमें पीटी लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, पीएस। और ए और बी तब लिख रहे थे जब दोनों अलग अलग वाष्पशील थे, अब तो पता है कि जो वाष्पशील है वो विलायक ही है, तो अब बी लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर वही गया, पी बी के स्थान पर हमने बी हटा दिया, पी नॉट रखा इंटू एक्स ए रखा, प्लस यहाँ पर भी पी नॉट हो गया और ये पी एस हो गया। अब बच्चों इसका भाग दे देंगे तो एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हो जाएगा। इसके बाद में आगे देख लीजिए जरा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये हो गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स ए। अच्छा, अब एक्स ए क्या है, मूल प्रवाच का है, का विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का मूल प्रवाच का फार्मूला होता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल। तो ये आ गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। अब बच्चों जरा ध्यान देना, यहाँ से किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, देखो यहाँ से ये क्या है, ये विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ही तो है, अभी आपको पढ़ाया था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अभी पढ़ाया था। तो ध्यान दो, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रवाच के बराबर होता है, विलेय पदार्थ के मूल प्रवाच के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रवाच के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है, यही किसका नियम है बच्चों, यही राउल्ट का नियम है। तो किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रवाच के बराबर होता है, यही राउल्ट का नियम है। समझ में आया, नहीं आया? अब बच्चों जब भी आपसे लिखने के लिए पूछा जाए 2 नंबर में आए, देखो राउल्ट का नियम कभी कभी 2 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो जब 2 नंबर के लिए आपसे सवाल पूछा जाए कि 2 नंबर में आ जाए राउल्ट का नियम लिखिए, तो राउल्ट का नियम में आपको क्या लिखना है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रवाच के बराबर होता है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रवाच के बराबर होता है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यही होता है, यही राउल्ट का नियम। लेकिन अगर 5 नंबर का आ जाए तो स्टार्टिंग से, जहाँ से मैंने अभी आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया है वहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना, ठीक है। तो ये तो हो गई लिखने की बात। अब बच्चों क्या होता है कि न्यूमेरिकल इसके आते हैं राउल्ट के नियम के, क्या होता है, राउल्ट के नियम के न्यूमेरिकल कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल आए या न्यूमेरिकल आपको लगाने हो तो न्यूमेरिकल हम लोग कैसे लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस फार्मूले से जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी जटिल आती है। ध्यान समझो, इस फार्मूले का उपयोग अगर कर लिया तो इस फार्मूले के उपयोग से जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी जटिल होती है, उसको कर पाना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए अगर हमें न्यूमेरिकल लगाना है तो इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, लेकिन इस फार्मूले से न लगाइए, क्योंकि इस फार्मूले से न्यूमेरिकल लगाने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। क्या किया गया, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और संशोधन करके एक नया फार्मूला डेवलप किया गया जिसका उपयोग हम केवल और केवल न्यूमेरिकल के लिए करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, अगर न्यूमेरिकल की बात आए तो न्यूमेरिकल के लिए इस सूत्र को आपको नहीं इस्तेमाल करना है। न्यूमेरिकल की बात आए तो न्यूमेरिकल के लिए आपको दूसरा सूत्र इस्तेमाल करना है। कौन सा करना है, आइए चलिए देख लेते हैं। दूसरा सूत्र क्या, इसी में चेंजमेंट किया गया, मतलब इसी को मॉडिफाई करके बनाया गया। अच्छा, उसका प्रयोग करने से एक तो एग्जैक्ट आंसर आता है और प्लस कैलकुलेशन भी काफी सिंपल होते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं। ओनली फॉर न्यूमेरिकल, ओनली फॉर न्यूमेरिकल। आइए बच्चों इसको देख लेते हैं जरा, ओनली फॉर न्यूमेरिकल में क्या बताया गया। जैसे अभी आपने फार्मूला पढ़ा था राउल्ट के नियम का, क्या पढ़ा था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन।
यही तो पढ़ा है। अब बच्चों मैथमेटिक्स का एक नियम होता है कि अगर बीच में बराबर का साइन लगा है और ये अगर दोनों तरफ अंश हर हैं तो क्या एक नियम होता है कि अगर इस तरफ के हर को अंश में और अंश को हर में लिख दें और दूसरी तरफ भी हर को अंश में और अंश को हर में लिख दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैथमेटिक्स का नियम, ठीक है बच्चों। अगर हर को अंश में और अंश को हर में, ऐसे इधर वाले हर को अंश में और अंश को हर में लिख दे तो कभी भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। देखिए जरा, ये वाला हर ऊपर ले जाते हैं, अंश नीचे ले आते हैं, ऐसे ये वाला ऊपर ले जाते हैं, ये नीचे ले आते हैं। इसके बाद में बच्चों क्या होगा, जरा ध्यान देना, इसका अलग अलग भाग देंगे। तो ये वाला तो ऐसे लिखा रहने देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसमें अलग भाग देंगे तो कैपिटल एन बटे स्मॉल एन, और जब स्मॉल एन का स्मॉल एन में भाग दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये +1 इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये +1 इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा और कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। अब इन दोनों में बच्चों एलसीएम में क्या आ जाएगा, P0 - PS, एलसीएम में आ गया। तो आपका बचा क्या, P0 ये वाला एस लिख दिया और इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस के बाद में P0 - PS लिख दिया बराबर कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। अब बच्चों जरा ध्यान देना इसमें, हाँ तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद में P0 ऐसे लिख दिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का P0 माइनस प्लस का PS अपॉन P0 - PS बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। अब बच्चों इससे माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया तो ये आपका हो गया PS अपॉन P0 - PS बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। अब इसके बाद में बच्चों क्या होगा, जरा ध्यान देना, इसके बाद में बच्चों क्या होगा, हाँ ये कैंसिल हुआ था, ये देखो कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा क्या, केवल PS बचा, नीचे P0 - PS बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन। अब बच्चों एक बार आपने हर को अंश में पहुंचाया था, अंश को हर में पहुंचाया, दोबारा से फिर से वही कर देंगे तो जैसे का तैसा हो जाएगा। तो अब फिर से हमें क्या करना होगा, हर को अंश में और अंश को हर में, ऐसे इसमें भी करना होगा। तो देखिए ये वाला हर में था, इसको अंश में पहुंचा दिया, ये अंश में था हर में, ऐसे ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे चला गया। इसको n1 मान लिया, इसको n2 मान लिया। अब इसके बाद में आप देख लीजिए P0 - PS बराबर अपॉन PS बराबर यहाँ पर हो गया W1 अपॉन M1 बराबर W2 अपॉन M2। इस वाले का गुणा ऊपर कर दिया, इस वाले को यहाँ कर दिया, तो ये आ गया आपका राउल्ट का नियम। समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक चीज यार यहाँ पे देख लीजिए, क्या देख लीजिए, एक चीज बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यही तो आया है P0 - PS अपॉन PS इज इक्वल टू W1 इंटू M2 अपॉन W2 इंटू M1। अगर बच्चों हम क्या करें, अपने मन से 1000 का ऊपर गुणा कर दें और 1000 का नीचे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा वैल्यू में? तो आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने का अंश में कर रहे हैं उतने का हर में कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P0 - PS अपॉन PS इज इक्वल टू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू M1 बराबर इंटू, इसको अलग से लिखो, इंटू ऊपर वाला 1000 यूज कर चुके तो ऊपर वाले में बचा क्या है, M2 बचा, नीचे वाले में 1000 का यूज किया नहीं तो ये आ गया। ये बच्चों क्या होता है, याद करो ये क्या होता है, तो ये बच्चों याद कर लो जरा, ये क्या होता है, अरे ये होता है मोलैलिटी। क्या होता है, मोललता। मोललता बराबर W गुणा 1000 बटे M गुणा कैपिटल W। पढ़ाया था आपको कि नहीं पढ़ाया था? देखो कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M, तो फार्मूला हो गया P0 - PS अपॉन PS इज इक्वल टू स्मॉल m मोलैलिटी गुणा M2 ना समझ में आए तो समझ लेना विलायक का अणुभार है, इसका है विलायक का, विलायक का अपॉन 1000। तो ये भी एक संबंध आ गया इसी से,
ठीक है बच्चों, तो ये फाइनली आपका राउल्ट का नियम यहाँ से समाप्त होता है। राउल्ट के नियम के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा और इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि आपको, अब छोटा कर देंगे तो फिर दिखेगा नहीं, तो आप लोग स्टार्टिंग से इसका स्क्रीनशॉट, ये ओनली फॉर न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगा, इतना पहले ले लीजिए, फिर इसके बाद में इतना ले लीजिए, इसके बाद में इतना ले लीजिए, अब ये ले लीजिए। तो इस प्रकार से फाइनली आपका राउल्ट का नियम कंप्लीट हुआ। हाँ तो बच्चों, अब आपका राउल्ट का नियम यहाँ समाप्त होता है। राउल्ट के नियम के बाद में अब बच्चों देख लीजिए जरा, हाँ तो हम बात कर रहे थे विलियन चैप्टर की। विलियन चैप्टर में हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है, सांद्रता व्यक्त करने वाली विधियां कंप्लीटली हम लोगों ने खत्म कर ली। सांद्रता व्यक्त करने वाली विधियां कंप्लीटली हम लोगों ने खत्म कर ली हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के साथ साथ इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हमने विलियन की रिवीजन क्लासेस में पूरे के पूरे न्यूमेरिकल लगवाए हैं। 32 के 32 न्यूमेरिकल लगवाए हैं। डॉक्टर पी बहादुर की किताब में 32 न्यूमेरिकल दिए थे और सारे के सारे न्यूमेरिकल हम पहले से ही लगवा चुके हैं। वो आपके प्ले लिस्ट में चाहिए, प्ले लिस्ट में आप लोगों को 17 वीडियो मिलेंगे, उनमें देख लीजिए। रिवीजन क्लास विलियन और रिवीजन क्लास के नाम से डले होंगे, उनमें से पूरे 32 न्यूमेरिकल हैं। तो 32 न्यूमेरिकल हमने सारे बताएं, पहले फार्मूले समझाए हैं, जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं सारे फार्मूले समझाएं और फिर उसके 32 न्यूमेरिकल मैंने पूरे विधिवत एक एक न्यूमेरिकल उसमें लगवाया, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में बात हमने आगे की हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम का ग्राफ क्या होता है, ये चीज़ समझाई। इसके बाद में बच्चों हमने राउल्ट का नियम समझाया। अच्छा, राउल्ट के नियम में ज़रूरत हमें पड़ गई अणुसंघ गुणधर्म की, वास्तुता की, आपेक्षिक अवनमन की। तो वास्तुता में आपेक्षिक अवनमन भी हमें समझाना पड़ा और वास्तुता में आपेक्षिक अवनमन समझने के बाद में फिर हमने राउल्ट का नियम समझाया। अब बच्चों अणुसंघ गुणधर्म में आपका क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब इतना बचा है और फिर वांठा पूर्णांक बचा है। लेकिन अभी राउल्ट के नियम में हम लोगों ने राउल्ट का नियम क्या होता है इस पर चर्चा कर ली। अभी बच्चों हमें सीखना है, राउल्ट के नियम का ग्राफ सीखना है और आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, इन पर भी चर्चा करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे राउल्ट के नियम का ग्राफ। इतना हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। राउल्ट का नियम फाइनली आज खत्म करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अणुसंघ गुणधर्म की बात करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राउल्ट के नियम का ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? राउल्ट के नियम का ग्राफ। बच्चों राउल्ट के नियम का ग्राफ कहा जाए या आपसे आदर्श विलयन का ग्राफ कहा जाए, आदर्श विलयन के लिए आदर्श विलयन का ग्राफ कहा जाए तो भी वही है। आदर्श विलयन का कहा जाए या राउल्ट का कहा जाए, सेम ग्राफ है। आदर्श विलयन के लिए कहा जाए या राउल्ट के लिए कहा जाए, इसमें कोई चेंजमेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं राउल्ट के नियम का ग्राफ। देखिए राउल्ट का नियम अभी आपने देखा, PT इज इक्वल टू P-A प्लस P-B, ये होता है। तो अगर राउल्ट के नियम के लिए ग्राफ बनाना है या आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आपको पहले P-A के लिए ग्राफ बनाना होगा
P डैश A के ग्राफ के बाद में आपको P डैश B का ग्राफ बनाना होगा और दोनों ग्राफों को ऐड कर देना होगा। समझो मेरी बात। P डैश A का पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद में P डैश B का ग्राफ बनाएंगे, दोनों ग्राफों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल आपको ग्राफ मिल जाएगा राउल्ट के लिए और आदर्श विलेन के लिए। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम P डैश A के लिए, तो P डैश A बराबर होता है P नॉट A इंटू एक्स से, यही तो होता है P नॉट A इंटू एक्स से, यही तो होता है बच्चों। अब देखिए ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना होता है, जो दिया हुआ समीकरण होता है उसकी तुलना करनी होती है y बराबर mx प्लस सी से। तो यहाँ पर y के स्थान पे ये है, m के स्थान पे ये, x के स्थान पे ये, c के स्थान पे कुछ नहीं है, तो अपने मन से 0 मान लो, मान लीजिए। आइए चलिए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 अक्ष चाहिए। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा। ये अक्ष ये आई, दूसरी अच्छी है, ठीक है बच्चों। एक ये अच्छा है और एक ये अच्छा। ये बच्चों कौन सी अच्छा है, वाई एच। ये कौन सी है, ये एक्स अच्छा। तो वाई एच किसको निरूपित कर रही है भैया, वाई एच निरूपित कर रही है पी डैश ए को। एक्स एच किसको निरूपित कर रही है, एक्स एच निरूपित कर रही है मूल प्रभाज को, एक्स ए को, मूल प्रभाज को, मूल प्रभाज को। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट जो है ये मूल बिंदु है। आप सभी जानते हो कि दोनों का कटान मूल बिंदु है। यहाँ के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0, 0। यहाँ के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, 0। ठीक। अब इसके बाद में जैसे ही इससे इधर चलेंगे वाष्प दाब बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वाष्प दाब। ये वाष्प दाब, वाष्प दाब बढ़ेगा। इधर से इधर बढ़ेंगे तो मूल प्रवाह बढ़ेगा। आपको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2 बिंदुओं। एक चीज समझो, ये मूल प्रवाह की लाइन है। मूल प्रवाह न्यूनतम होगा यहाँ पर x से बराबर 0 और अधिकतम कितना हो सकता है भाई, आप जानते हो मूल प्रवाह के लिए कंडीशन x से प्लस xb बराबर 1। मतलब मूल प्रवाह आप समझ लीजिए एक्स ए का मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 भी मान लिया जाए तो भी x से बराबर 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो कुल मिला के मूल प्रवाह इधर से इधर इधर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इसका लास्ट पॉइंट मान लो, एंडिंग पॉइंट ये मान लो, ये एंडिंग पॉइंट मान लो। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मूल प्रवाह आपका एक्स ए बराबर हो जाएगा 1। बस
दो ही कंडीशन हो सकती है, एक तो 0 और एक 1, एक से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये दोनों कंडीशनें उठाकर यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दोगे तो P डैश A की वैल्यू आ जाएगी और दो बिंदु आपको मिल जाएंगे। तो चलिए रखते हैं। अगर आपने इस वाले समीकरण में ध्यान देना, इस वाले समीकरण में पहले x बराबर 0 रखा, क्या रखा आपने, x बराबर 0 रखा, तो x बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो P डैश A बराबर भी कितना आ जाएगा, 0। पहला पॉइंट ये ढूंढो कहाँ पे है, x A 0 कहाँ पे है, यहाँ पर, और P डैश A 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो पहला पॉइंट तो आपका फिक्स हो गया, ये वाला रहेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कब मिलेगा, जब x A बराबर 1 रखोगे, तो रख दीजिए x A बराबर 1, x A बराबर 1 रख दीजिए इसमें। तो x A बराबर 1 रखोगे, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो P डैश A बराबर हो जाएगा P नॉट A। तो P डैश A इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A। तो बच्चों x एक्सिस पर कितना चलना है, 1, x एक्सिस पर कितना चलना है, 1, और y एक्सिस पे कितना चलना है, P नॉट A। तो P नॉट A की कोई ना कोई वैल्यू होगी, अपने मन से मान लीजिए इसे ऊपर आए, कहीं यहाँ कहीं मिल गया, ये P नॉट A, क्या मिल गया, P नॉट A, क्या मिल गया, P नॉट A, यहाँ पे आ गया, ये इसी के जस्ट सामने आ जाओ, ये हो जाएगा P नॉट A। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। ये पहला ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका P डैश A इज इक्वल टू P नॉट A इंटू x, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब दूसरा आपको ग्राफ बनाना है, अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा ग्राफ बनाना है। दूसरा किसका बनाना है, P डैश B का, P डैश B का, तो ये हो जाएगा P नॉट B इंटू एक्स B। अब इसकी तुलना कर दीजिए, तो y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दीजिए, यहाँ पे 0। बच्चों इसका देखो कुछ वैसे नहीं लग रहा, अगर इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो जस्ट ऐसा ही आएगा, और ऐसा ही आएगा, जब जोड़ेंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कौन किसका ग्राफ है। फिर से एक बार समझो भाई, इसका वाला ग्राफ आपने बना लिया, ये बना, ये भी बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा, और जब दोनों को मिलाएंगे तो एक के ऊपर एक ग्राफ आ जाएगा। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, तो ऐड ही तो करना है। तो ऐड करने के लिए आपको अलग से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। राहुल ने कहा इसी में ग्राफ बना दीजिए आप दूसरा वाला, तो इसी में बनाएंगे तो भी अगर ये वाली वाई एक्स ले लिया, ये एक्स ले लिया, तो भी वाई के ऊपर वाई चढ़ जाएगी, एक्स के ऊपर एक्स, इस लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, फिर भी नहीं समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना करो, इसी में ग्राफ बनाना है, लेकिन ये वाली वाई एक्सिस ना मानकर कोई दूसरी वाई एक्सिस मान लो। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि वाई एक्सिस आपकी कौन सी मानी गई, ये वाली मानी। ये वाई एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस। और ये एक्सिस इसके लिए। अब बच्चों जरा ध्यान देना, वाई एक्स किसको निरूपित कर रहा है, पी डैश बी को, तो ये P डैश B हो गया। एक्स एक्स किसको निरूपित कर रहा है, एक्स बी को, इसका ओरिजिन ये रहा, यहाँ पे एक्स बी बराबर 0 होगा,
और एक्स बी की बढ़ेगी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा 1, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। इसमें रखिए अगर एक्स बी बराबर 0 रख रहे हो तो पी डैश बी बराबर भी 0 आ जाएगा, यानी पहला पॉइंट आपका ये रहा। दूसरा पॉइंट एक्स बी इज इक्वल टू आप 1 रख दीजिए। जब एक्स बी इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो पी डैश बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट बी। तो भाई एक्स एच पे कितना चलना है आपको, एक्स बी बराबर 1, 1 पे यहाँ पर आ गए, और पी डैश बी बराबर कितना है पी नॉट बी, तो पी नॉट बी अपने मन से कहीं मान लो, चलिए यहाँ पर मान लीजिए, कहीं मान लो, यहाँ मान लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। आइए चलिए मिला देते हैं। ये दोनों पॉइंट मिल गए। अब ये वाला पॉइंट किसका आया है, ये वाला पॉइंट आया है पी डैश बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इसके बाद में क्या करना है, ये भाई इसका ग्राफ है, यहाँ पर इसी के जस्ट सामने ये वाला पॉइंट हो जाएगा। चलो यही भी लिख दे रहे हैं, ये पी नॉट ए है और ये है पी नॉट बी। अब आप इनको दोनों को मिला दीजिए, पी डैश ए और पी डैश बी को मिलाएंगे तभी तो टोटल आएगा। तो चलिए इन दोनों को मिला दे रहे हैं बच्चों, मिला दें। इन दोनों को मिला दे रहे हैं। ये आपका बन गया पी टी इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, या आप लिख सकते हो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये ग्राफ आ गया, यही राउल्ट के नियम का ग्राफ है। आप लोग अच्छे से बना लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, यही राउल्ट के नियम का ग्राफ है। ठीक है, तो राउल्ट के नियम का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं, राउल्ट के नियम का ग्राफ मान लीजिए या आदर्श विलयन का ग्राफ मान लीजिए बच्चों। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन कौन से विलयन होते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ताप दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनकी निम्न ये विलयन निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं। ये विलयन निम्न शर्तों का पालन करते हैं।
शर्त क्या है? पहली शर्त है पी प्रयोगात्मक या प्रायोगिक इज इक्वल टू पी सैद्धांतिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जैसे कोई विलयन बनाया गया, उसका वाष्प दाब आप राउल्ट के नियम से भी निकाल सकते हो। राउल्ट का नियम अभी बताया ना, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। जैसे कोई भी विलयन बनाया गया, उसका वाष्प दाब आप राउल्ट के नियम से निकालोगे तो उसे कहेंगे पी सैद्धांतिक। जैसे कोई विलयन बनाए, उस विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निकालोगे तो पी सैद्धांतिक होगा। और उसी विलयन को अगर लैब में ले जाएंगे और लैब में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी सहायता से जब हम उसका वाष्प दाब निकालेंगे तो वो होगा पी प्रायोगिक। और अगर दोनों वाष्प दाब इक्वल हैं तो इसका मतलब वह विलयन क्या है? आदर्श विलयन हो सकता है। इसके बाद में दूसरा क्या है कि चेंज इन एंथैल्पी, मतलब जो मिश्रण है, मिश्रण में एंथैल्पी परिवर्तन कितना हो? शून्य। और तीसरा है कि मिश्रण के आयतन में परिवर्तन भी कितना हो? 0। अगर कोई विलयन इन सभी कंडीशन को फॉलो करता है, इसका मतलब वह विलयन आपका आदर्श विलयन होने के लिए इतनी कंडीशन का पालन करना जरूरी है। मतलब उस विलयन का प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया हुआ वाष्प दाब उसके राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब के अगर बराबर है तो वह विलयन आदर्श है। और उस विलयन में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और यदि आयतन परिवर्तन उस विलयन का देखा जाए तो वो भी 0। अगर इन तीनों कंडीशन का पालन करता है, इसका मतलब वह विलयन हमारा कैसा है? आदर्श है। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो में हम आदर्श विलयन तक ही चर्चा करेंगे। इसके बाद में एक और क्लास लेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे अनादर्श विलयन की। किसकी बात करेंगे? अनादर्श विलयन की बात करेंगे। और अनादर्श विलयन आदर्श विलयन से किस प्रकार से धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।